मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है कि मैं विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना करता हूं। Today that voice tells me I must humbly decline this post. 2004 का लोकसभा इलेक्शन कांग्रेस लेड अलायंस को बहुमत मिल चुका था। देश भर में करीब करीब सबने ये मान लिया था कि अगली प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी ही होंगी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इंडियन पॉलिटिक्स का इतिहास ही बदल दिया। सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी ठुकरा दी। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कैसे इटली के एक छोटे से टाउन की लड़की इंडियन पॉलिटिक्स की सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक बन गई। कैसे उन्होंने लगभग टूट चुकी कांग्रेस को दोबारा सेंटर की सत्ता तक पहुंचाया और बिना प्राइम मिनिस्टर बने उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना बड़ा कैसे रहा। इस डॉक्यूमेंट्री में हम सोनिया गांधी जी की पूरी जर्नी को समझेंगे, इटली से इंडिया तक, पर्सनल लाइफ से पॉलिटिकल लीडरशिप तक, अचीवमेंट से कंट्रोवर्सी तक, सिर्फ फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं सोनिया गांधी की पूरी कहानी शुरुआत से। 9 दिसंबर 1946 इटली के वेनेटो रीजन के एक छोटे से टाउन ल्यूजियाना में सोनिया गांधी का जन्म हुआ। उनके बचपन का नाम था एडविज एंटोनियो एल्बीना माइनो, लेकिन घर पर सब उन्हें प्यार से सोनिया नाम से बुलाते थे। उनके पिता स्टीफेनो माइनो एक फॉर्मर सोल्जर और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे, जबकि उनकी माँ पाओला माइनो एक होम मेकर थी। फैमिली डिसिप्लिन को काफी इंपॉर्टेंस देती थी और सोनिया जी का बचपन इसी इन्वायरमेंट में गुजरा। उस वक्त शायद किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये लड़की एक दिन दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेसी की पॉलिटिक्स का इतना बड़ा नाम बनेगी। मिड 1960s में सोनिया गांधी इंग्लिश सीखने ब्रिटेन पहुंची। यहाँ कैम्ब्रिज के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में उनकी मुलाकात हुई एक इंडियन स्टूडेंट से, राजीव गांधी। राजीव जी उस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। ये एक नॉर्मल लव स्टोरी लग सकती है, लेकिन आगे चलकर इसी रिश्ते ने इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक नया चैप्टर लिख दिया। 1968 में सोनिया और राजीव गांधी जी ने शादी की। शादी के बाद सोनिया इंडिया आ गईं और देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल परिवारों में से एक नेहरू गांधी का हिस्सा बन गईं। उस वक्त सोनिया गांधी का पॉलिटिक्स से लगभग कोई लेना देना नहीं था। उन्हें पब्लिक लाइफ से काफी दूर रहना पसंद था। उनका पूरा ध्यान अपने परिवार पर था। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की परवरिश, घर की जिम्मेदारी और एक प्राइवेट लाइफ, यही उनकी दुनिया थी। इसी दौरान इंडिया की पॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा था। प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, जो कि सोनिया गांधी की सास भी थी। देश इमरजेंसी से लेकर कई बड़े पॉलिटिकल उतार चढ़ाव देख रहा था। Sorry that you people have such short memories, but because they felt they could not win an election, they said we must take the battle to the streets. सोनिया जी ने खुद को इन सब से दूर रखा। उनके करीबी लोगों के मुताबिक उनका कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का कोई प्लान नहीं था। लेकिन हिस्ट्री का एक रूल है, कभी कभी जिंदगी आपके प्लान से नहीं बल्कि सर्कमस्टेंसेस से चलती है, और गांधी परिवार के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। 1980 का दौर। गांधी परिवार को पहला झटका तब लगा जब संजय गांधी की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई। उस समय कांग्रेस नेता संजय गांधी को इंदिरा गांधी का सक्सेसर मानते थे। संजय के अचानक चले जाने से राजीव गांधी पर पॉलिटिक्स में आने का प्रेशर पड़ने लगा। राजीव गांधी की पहचान उस वक्त एक पॉलिटिशियन के रूप में नहीं बल्कि इंडियन एयरलाइंस के एक पायलट के रूप में थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनिया गांधी भी नहीं चाहती थीं कि राजीव गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स ज्वाइन करें। राजीव गांधी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और धीरे धीरे कांग्रेस के एक इंपॉर्टेंट लीडर बन गए। फिर आया 31 अक्टूबर 1984। पीएम इंदिरा गांधी की उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने हत्या कर दी। पूरा देश शॉक में था। इसी दिन राजीव गांधी ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली। एक बार फिर सोनिया गांधी ने खुद को पॉलिटिक्स से दूर ही रखा। उनकी प्रायोरिटी हमेशा परिवार ही रहा। लेकिन गांधी परिवार की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अभी बाकी थी। 21 मई 1991
तमिलनाडु के श्री परम्बदूर में एक इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई। सिर्फ कांग्रेस के लिए ही नहीं बल्कि पूरी भारत की पॉलिटिक्स के लिए ये एक टर्निंग पॉइंट था। राजीव गांधी की मौत के तुरंत बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर्स ने सोनिया गांधी से पार्टी की कमांड संभालने की अपील की, लेकिन सोनिया गांधी ने साफ मना कर दिया। अगले कुछ सालों तक वो पब्लिक लाइफ में बहुत कम नजर आए। इस दौरान कांग्रेस भी अपनी पहचान की क्राइसिस से गुजर रही थी। 1991 के बाद कांग्रेस ने सरकार तो बनाई, लेकिन धीरे धीरे पार्टी के अंदर लीडरशिप को लेकर सवाल खड़े होने लगे। रीजनल पार्टीज मजबूत हो रही थीं। बीजेपी नेशनल लेवल पर तेजी से अपनी जगह बना रही थी। कांग्रेस के वोट शेयर और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ दोनों पर प्रेशर था। आखिरकार 1997 में सोनिया गांधी ने कांग्रेस की प्राइमरी मेंबरशिप ली और सिर्फ एक साल बाद यानी कि 1998 में उन्हें कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। यहीं से सोनिया गांधी जी की असली पॉलिटिकल परीक्षा शुरू हुई। एक तरफ उन्हें लगातार डूबती हुई कांग्रेस को संभालना था, दूसरी तरफ ऑपोजिशन उनके फॉरेन ओरिजिन को लेकर लगातार सवाल उठा रहा था और पार्टी के अंदर भी सब कुछ इतना आसान नहीं था। कुछ करना चाहिए पार्टी के लिए। पार्टी बहुत कमजोर हो रही है और लीडरशिप की जरूरत है। सोनिया गांधी को अब गांधी परिवार का नाम नहीं बल्कि अपनी लीडरशिप को भी साबित करना था। लेकिन क्या वो चुनौतियों में कामयाब हो पाई? इसका जवाब मिला अगले कुछ सालों में, जब उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल कमबैक किया जिसने इंडियन पॉलिटिक्स का पावर बैलेंस ही बदल दिया। शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। ऑपोजिशन लगातार उनके फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा उठा रहा था। बीजेपी सवाल कर रही थी कि इटली में जन्मी एक महिला भारत की पॉलिटिक्स का नेतृत्व कैसे कर सकती है। सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, कांग्रेस के अंदर भी सब कुछ शांत नहीं था। 1999 में कांग्रेस के सीनियर नेता शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने भी सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन पर सवाल उठाए। बाद में इन नेताओं ने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये सोनिया गांधी की लीडरशिप के लिए पहला बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज था। लेकिन सोनिया गांधी ने कन्फ्रंटेशन की बजाय ऑर्गेनाइजेशन पर फोकस किया। उन्होंने देश भर का दौरा शुरू किया, सीनियर कांग्रेस वर्कर्स से सीधा संवाद किया, राज्यों में ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा खड़ा करने की कोशिश की। सबसे इंपॉर्टेंट बात, उन्होंने कोएलिशन पॉलिटिक्स की रियलिटी को समझा। 1980s की कांग्रेस अकेले बहुमत लाने की आदत में थी, लेकिन 1990s के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स बदल चुकी थी। अब सरकार बनाने के लिए रीजनल पार्टीज के साथ अलायंस बनाना उतना ही जरूरी था जितना इलेक्शन जीतना। सोनिया गांधी ने इसी स्ट्रेटजी पर काम किया। 2004 के लोकसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने कई रीजनल पार्टीज के साथ मिलकर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यानी यूपीए की बुनियाद रखी। दूसरी तरफ अटल बिहारी वाजपेयी की एनडीए गवर्नमेंट ने इंडिया शाइनिंग कैंपेन के साथ इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन रिजल्ट्स ने सबको चौंका दिया। यूपीए जीती और ये सोनिया गांधी के लिए सबसे बड़ी पॉलिटिकल सक्सेस थी। Let us greet this victory as a welcome opportunity. अब सबकी नजरों में एक ही सवाल था, क्या सोनिया गांधी भारत की अगली प्राइम मिनिस्टर बनेंगी? सोनिया गांधी के पास नंबर्स भी थे और सबकी सहमति भी। लेकिन फिर इंडियन पॉलिटिक्स में एक ऐसा फैसला हुआ जिसकी चर्चा आज भी होती है। सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर का पद ठुकरा दिया। लेकिन क्यों? इसकी चर्चा हम करेंगे अगले चैप्टर में। 2004 लोकसभा इलेक्शंस के नतीजे आ गए थे और देश भर में यही चर्चा चल रही थी कि इस बार तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी सोनिया गांधी ही। लेकिन उसी बीच देश का पॉलिटिकल माहौल भी काफी गरमाया हुआ था। ऑपोजिशन खास करके बीजेपी सोनिया गांधी के फॉरेन ओरिजिन का मुद्दा जोर शोर से उठा रही थी। उधर उनकी शपथ होगी और इधर मेरा त्याग पत्र होगा। एक तरफ सोनिया गांधी के सपोर्टर्स कह रहे थे कि वो भारत की नागरिक हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन लड़ सकती हैं और प्राइम मिनिस्टर बन सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज कह रही थी कि भारत का प्रधानमंत्री कोई फॉरेन बॉर्न व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 18 मई 2004 को सोनिया गांधी ने प्राइम मिनिस्टर बनने से इनकार कर दिया। अपने बयान में उन्होंने कहा कि उनकी इनर वॉइस ने उन्हें यह फैसला लेने के लिए प्रेरित किया है।
मेरी अंतरात्मा मुझसे कह रही है, विनम्रता के साथ ये पद स्वीकार करने से मना कर दो। इसके बाद उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम प्रपोज किया और 22 मई 2004 को वो भारत के प्रधानमंत्री बन गए। सपोर्टर्स कहते हैं ये उनका एक त्याग था, वहीं क्रिटिक्स का कहना है कि ये एक कैलकुलेटेड पॉलिटिकल मूव था। लेकिन एक बात तो लगभग तय थी कि प्राइम मिनिस्टर बने बिना भी सोनिया गांधी जी का इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत स्ट्रांग था और अगले 10 साल यूपीए सरकार के दौरान इसी इन्फ्लुएंस की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। लेकिन क्या यूपीए के 10 साल सिर्फ अचीवमेंट्स की कहानी थी? अगले चैप्टर में हम बात करेंगे यूपीए के दौर की, जहां एक तरफ तो कई वेलफेयर लॉज बने, वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार करप्शन एलिगेशंस में फंसती चली गई। 2004 से 2014 प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जबकि सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन और कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी रहीं। सोनिया गांधी इस काउंसिल की चेयरपर्सन रहीं। इस काउंसिल में सोशल एक्टिविस्ट, पॉलिसी एक्सपर्ट्स और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल थे। इसका एम था वेलफेयर पॉलिसीज और सोशल लेजिस्लेशन पर सरकार को सुझाव देना। सपोर्टर्स का मानना था कि इसी दौर में कई ऐसे कानून आए जिन्होंने आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डाला, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इस कानून ने नागरिकों को सरकारी जानकारी मांगने का अधिकार दिया और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने की कोशिश की। इसके अलावा मनरेगा, राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जैसे और भी कानून आए। लोग इन कानूनों को सोशल वेलफेयर का इम्पोर्टेंट माइलस्टोन्स मानते हैं। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। यूपीए के सेकंड टर्म यानी कि 2009 के बाद सरकार पर लगातार करप्शन एलिगेशंस लगती रहीं। 2G स्पेक्ट्रम एलोकेशन, कॉमनवेल्थ गेम्स और कोल ब्लॉक एलोकेशन जैसे मुद्दों पर नेशनल हेडलाइंस बन गई। पॉलिटिकल एनालिस्ट मानते हैं कि इसी पीरियड में पब्लिक मूड धीरे धीरे बदलने लगा। एक तरफ वेलफेयर स्कीम्स की तारीफ हो रही थी, दूसरी तरफ गवर्नेंस और करप्शन को लेकर सरकार पर सवाल भी बढ़ रहे थे। 2014 के इलेक्शन आते आते देश में सरकार चेंज करने का नैरेटिव काफी तेज हो चुका था। 2014 कांग्रेस को 10 साल तक सरकार चलाने के बाद एक और इलेक्शन फेस करना था। पॉलिटिकल हवा बदली, एंटी इनकम्बेंसी, करप्शन एलिगेशंस और एक नए पॉलिटिकल नैरेटिव ने देश का मूड बदल दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को पीएम कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया। डेवलपमेंट, स्ट्रांग लीडरशिप और गवर्नेंस को कैंपेन का केंद्र बनाया गया। इलेक्शन रिजल्ट्स आए और बीजेपी ने अपने दम पर मेजॉरिटी हासिल की। भाइयों बहनों, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स पर सिमट गई। 2019 के लोकसभा इलेक्शंस में भी कांग्रेस को उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली। इसी दौरान कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप स्ट्रक्चर में भी बदलाव आया। ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी नए नेतृत्व को दी गई, जबकि सोनिया गांधी पार्टी की सीनियर मार्गदर्शक के रूप में बनी रहीं और आज भी कांग्रेस के बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजंस में उनकी सलाह को इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी कि सोनिया गांधी की पॉलिटिकल लेगेसी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। एक तरफ कई लोग उन्हें कांग्रेस के सबसे सफल प्रेसिडेंट्स में से एक मानते हैं, वहीं कई लोग उन्हें यूपीए का चीफ आर्किटेक्ट बताते हैं। अगर सोनिया गांधी की पॉलिटिकल लेगेसी का निचोड़ निकाला जाए तो कह सकते हैं वो एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने कमजोर पड़ चुकी कांग्रेस को दोबारा पावर के गलियारों तक पहुंचाया। इटली के एक छोटे से टाउन से शुरू हुई ये कहानी भारत के पार्लियामेंट तक आ पहुंची। सोनिया गांधी जी की कहानी सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर की बायोग्राफी नहीं है, ये पावर, लीडरशिप, सैक्रिफाइस और बदलती हुई डेमोक्रेसी की भी कहानी है। मुझे एक चीज का जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। क्या प्राइम मिनिस्टर बने बिना भी कोई व्यक्ति देश का सबसे मजबूत पॉलिटिकल पर्सनालिटी बन सकता है? अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके बताएं और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मेरा नाम है अनुराग शासन और बाय प्रोफेशन मैं एक इंडियन जर्नलिस्ट हूं। बहुत जल्द मैं मिलूंगा आपसे एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।